वाली गाड़ी पे आओगे तो पहुंच जाओगे टाइम पे। अगर पैसेंजर ट्रेन पे आओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, चुनाव निकल जाएगा, फिर आप प्रेस वार्ता करके क्या कर लोगे? मुझे बात समझ में नहीं आई। आते ही मैंने आज मलकीत भाई को बोला कि भाई मलकीत भाई, ये वैद साहब क्या बोल रहे हैं? तो मलकीत भाई ने कहा कि कोयले की गाड़ी तो चलती है, बाकी लोग गर्मी में प्यासे परेशान बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती नहीं है। ये हालत सुनकर बड़ी हैरानी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, ये जानकर बड़ी बड़ी पीड़ा हो। पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है। 2 चरण से पहले जो 400 पार का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, माथे पे शिकन है। कितना भी मेकअप कर ले मोदी साहब, वो शिकन छिप नहीं पा रही। चिंता में, भाषा बदल गई, भाव भंगिमा बदल, परेशानी सामने दिख रही। आखिर इन 2 चरणों में ऐसा क्या हुआ कि हवाइयां उड़ गई साहब के चेहरे? पूरे देश में यह चुनाव इस देश का वोटर लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, नौकरियों के मुद्दे उठा रही है, किसानों के मुद्दे उठा रही है, आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, संविधान का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, आदिवासियों का मुद्दा उठा रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो लोग किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मंगलसूत्र, मछली, मीट, मुसलमान, ये मुद्दे हैं। 10 साल आप सरकार में रहे और आपके पास बोलने के लिए ये 4 शब्द हैं। कहां है आपकी रिपोर्ट कार्ड? बताइए 10 साल में आपने क्या किया? बताइए 10 साल में बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा? बताइए 10 साल में लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं वो क्यों तबाह हुए? बताइए आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ? दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ? महिलाओं, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार जहां हो रहा हो, वहां का प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बातें करता हुआ घूम रहा हो, अच्छी बात। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करते हैं, वहां का प्रधानमंत्री मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करते हैं। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई और होता प्रधानमंत्री तो प्रचार करने से पहले सोचता कि मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा अपने लोगों के साथ, सामने कैसे जाऊं। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप 272 में सरकार बना सकते हो तो आप 400 क्यों मांग रहे हो? नियत क्या है आप? मैं अभी रायपुर की दीवारों पे देख रहा था, लिखा हुआ था 400 पार। 400 इन्हें चाहिए क्योंकि 400 से कम होंगी तो संविधान नहीं बदल सकते। ये नियम है, ये कानून है, ये रूल्स है। और इनके मन में क्या है संविधान बदलने की जो इनकी मंशा है, ये इनके अपने नेताओं के मुंह से बार बार सुनाई देती है। कभी वो अनंत हेगड़े होते हैं जो कर्नाटक में बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा होती हैं जो राजस्थान में बोलती हैं, कभी अरुण गोविल होते हैं जो मेरठ में बोलते हैं, और भी इनके तमाम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के कई बार बोलते हैं कि साहब 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदलना है संविधान? हमें याद है 2015 में मनमोहन वैद्य, आरएसएस के बहुत बड़े नेता, 2015 में बिहार में जाके बोले हम आरक्षण खत्म करने के पक्ष में। जनता ने जवाब दे दिया 2015 में बिहार, फिर पीछे पलटे। इनके अनेक नेता कह चुके हैं हम आरक्षण के खिलाफ। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? रायपुर में 18 महीने पहले यहां की कांग्रेस की राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक
पारित करा के राजभवन में फाइल भेजी, कहां है वो फाइल? मिट्टी खा रही है वो फाइल। क्या कारण है कि आदिवासियों और दलितों के खिलाफ है, उनके आरक्षण के खिलाफ है, और हम तो एक कदम और आगे जाते हैं। हम कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा है आरक्षण के ऊपर वो खत्म होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो तथाकथित अगड़ी जातियां, उनमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा न्याय पत्र। और ये न्याय पत्र कैसे बना? ये न्याय पत्र आप लोगों की वजह से बना। जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे थे 4000 किलोमीटर, उसके बाद 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, आप सबसे संवाद हुआ, नौजवानों से संवाद हुआ, पत्रकारों से संवाद हुआ, आदिवासियों से, महिलाओं से, दलितों से, किसानों से, मध्यम वर्ग से। वहां से ये न्याय पत्र बना, लोगों के मन की बात सुनी और ये न्याय पत्र बना। इसलिए ये न्याय पत्र कांग्रेस का नहीं है, ये न्याय पत्र आप सबका है। इसीलिए आज मजबूरी में नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं। हमारे मैनिफेस्टो की रोज सुबह से शाम तक बात करते हैं और बिना पढ़े बात करते हैं। चलिए, पढ़ना में उनकी कोई रुचि नहीं रही, हमें मालूम है, हालांकि डिग्री है बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन नहीं पढ़ने का शौक होगा, सबको नहीं होता, मुझे तो है, आप लोगों को तो है, उनको नहीं होगा। लेकिन हमारा न्याय पत्र बिना पढ़े ऐसे ऐसे झूठ जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते, देश के राजा को झूठ नहीं बोलना। चुनाव हो नहीं हो, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाता है कि देश के राजा ने झूठ बोला, वो अच्छी बात नहीं होती। देश के राजा को धोखा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन 10 साल में जो धोखा हुआ, दोस्तों, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। मैंने आपको तीनों आंकड़े बताए, नौजवानों की आत्महत्या, महिलाओं की बलात्कार और किसानों की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि धोखा कितना गंभीर हुआ, कितना बड़ा हुआ। व्यवसायियों की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं है। व्यवसायी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। आपकी नीतियों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हो, आप सिर्फ प्रचार करने के काबिल हो। अब बेटी बचाओ में जितना फंड्स हैं, कितने प्रतिशत प्रचार में लगाए हैं, जरा आप लोग आरटीआई करके निकालिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फंड का इस्तेमाल प्रचार में करना और जिस लिए वो फंड है उस लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें तो इनकी महारत है, पीएचडी है। 10 करोड़ की कोई योजना है, 3 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, 7 करोड़ प्रचार पे खर्च करते हैं। कभी सुना है आप? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला चुनाव भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेस वार्ता हो जहां हम लोग यहां बैठे जेल में ना हो और आप लोग खुलकर सवाल पूछ सके, हम सरकार में हो कहीं हो, तो इस बार बदलाव आवश्यक है। क्योंकि इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग इस काबिल नहीं रहेंगे कि लोकतंत्र को बचा सके। ना आप पत्रकारिता को बचा पाएंगे, ना हम विपक्ष की हैसियत से भी कुछ कर पाएंगे, ना हम सरकार में। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बार कोशिश की जा रही है सुबह से शाम तक कि मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे देश के सामने बड़े स्पष्ट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बार बार इन मुद्दों पर ला रहे हैं और उन्हें मजबूरी से इन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा करनी पड़ रही है। आपके सवाल, आपका स्वागत। अब मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो आप बताइए, आपको हंसी तो आती होगी। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करने लग गए, अच्छा लगा सुनकर। पिछले 10 साल में इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं तो कोविड के दौरान बिके। 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया, उनके व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, एमएसएमई खत्म हो गए, तब मंगलसूत्र बिके। आपने नोटबंदी की, विदेश में जाके हंसी उड़ाई देश की, ताली बजाते हुए बोला देखो घर में शादी है और पैसा नहीं है, तब बिके मंगलसूत्र। ये हम उस पार्टी के हैं
जिसकी नेता इंदिरा जी ने अपना और नेहरू जी ने अपना पूरा प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब जंग छिड़ी तो उन्होंने भी आह्वान किया था कि देश के नाम पे अपने गहने हम देने को तैयार, हमने दिए थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए इस देश का, मंगलसूत्र के विषय में बात। रही बात संविधान की, तो मैंने आपको नाम बताए इनके कौन कौन से नेता संविधान बदलने की बात लगातार कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला जाए, खत्म कर दिया जाए। इनका स्पष्ट उद्देश्य है आरक्षण खत्म करना, हमारे और आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म करना। आपने सुना होगा आज से 1-2 साल पहले इनके नेता बोले कि इस देश में देयर इज टू मच डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ज्यादा है। अभी लोकतंत्र ज्यादा और कम क्या होता है हमें नहीं समझ, लोकतंत्र है या नहीं है, इन्हें लोकतंत्र से आपत्ति। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मोदी जी की कोई निंदा कर ले, उनसे कोई सवाल पूछ ले, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गई है मोदी जी? बताइए, आप में से कोई गया है मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भारत रत्न दे दूंगा मैं अगर आप गए हैं तो सवालों से डरते हैं। कोई उनकी निंदा कर दे, अब पुलिस भेज दी, मेरे को हवाई जहाज से उतार, निंदा भी बर्दाश्त नहीं होती, मजाक बर्दाश्त नहीं होता। आप राजा नहीं हो, आप चुने हुए प्रधानमंत्री हो, आपसे पहले भी बहुत लोग चुने गए थे, आपके बाद भी और लोग आएंगे, अपने आप को राजा मत मानिए। जी, ये बहुत बहुत सही और गंभीर सवाल है, हम सबके दिमाग में ये सवाल है, वोटर के दिमाग में ये सवाल है। और ये शायद पहली बार हो रहा है, आपने तो कई चुनाव कवर किए हैं, पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह से आंकड़ों में एक कंफ्यूजन पैदा कर, कभी हुआ नहीं। हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं, हमारी एक ग्रुप है, कमेटी है जो इस पर आज स्टडी कर रही है इन आंकड़ों को, और हम चुनाव आयोग के पास बहुत जल्दी जाने वाले हैं। पहले मनमोहन वैद्य जी को निकालें आरएसएस से बाहर, अगर अमित शाह जी की हिम्मत है। आजकल तो आरएसएस से बड़े तो अमित शाह हो गए हैं, तो हो सकता है निकाल भी दें। निकालिए ना, उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। और एक मिनट, अभी सबका सबकी बात सुनेंगे। और अभी इनके नए नए मित्र बने हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनका वीडियो है, पुराना है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद भाजपा ने इनको अपने साथ कर लिया। स्पष्ट कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, 45 साल का रिकॉर्ड अगर टूट जाए बेरोजगारी का। पेपर लीक, लोग कई कई साल तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नौजवान हमारे साथी, और फिर पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम निरस्त हो जाता है, भर्ती नहीं हो पाती। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख जो रिक्त पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, वो हम भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक ठोस कानून हम लेकर आएंगे। मुझे बताइए, हमने तो मुस्लिम लीग का कभी मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, प्रधानमंत्री ने पढ़ लिया होगा, उनका तो मोहब्बत है मुस्लिम लीग से। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं एक शब्द मुस्लिम लिखा हुआ या हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ मिल जाए आपको, मैं प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को चुनौती देता हूं। दिखा दें मुझे। बिना पढ़े बोलने की जो बीमारी है ना, ये भारी पड़ रही है देश को भी और प्रधानमंत्री। मुस्लिम लीग से इनके रिश्ते, इनके जो वैचारिक पूर्वज हैं, हिंदू महासभा, जग जाहिर रिश्ते। जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो हम सब, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देके भारत छोड़ो में आ गए। उस वक्त 3
राज्यों में 3 असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबलीज, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, सिंध में, बंगाल में, एनडब्ल्यूएफपी में, और वहां पाकिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। इन दोनों की जुगलबंदी में क्या क्या हुआ है आप मुझसे ज्यादा इतिहास जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शायद इतिहास नहीं। मैं आपको 2009 से शुरू करूंगा इस यात्रा। दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा राव, ये बीजेपी के आजकल राज्यसभा के सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उस पुस्तक के विमोचन में हमें भी बुलाया था, हम नहीं जा पाए। ईवीएम्स के खिलाफ वो किताब थी कि कैसे ईवीएम्स गलत है और ईवीएम से नतीजे गलत आते हैं और उनसे टेम्परिंग की जा सकती है। आडवाणी जी ने विमोचन किया। अब आइए आप 2024 में, तब से ये डिबेट चल रही, और हमने कहीं आडवाणी जी को हमारे चुनाव आयोग ने उस वक्त बुला के उनसे चर्चा भी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जेटली साहब भी थे उसमें। साहब आपको क्या क्या संशय है बताइए, उनके संशय दूर भी किए। ये पहली बार हो रहा है कि देश के 11 राजनीतिक दलों ने चिट्ठियां लिख लिख कर चुनाव आयोग से समय मांगा कि वीवीपैट पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वो शीशा काला कर दिया, अब दिखता नहीं पीछे पर्ची क्या है, और भी कई मुद्दे हैं। चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। तो अगर चुनावी प्रक्रिया पर किसी को संशय है, वो एक आदमी को हो, दो को हो, चार को हो, मायने नहीं रखता, सबके वोट की कीमत एक ही है। तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो संशय दूर करे, सरकार का ये कर्तव्य है कि संशय दूर करे। ये क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें हम पार्टी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी नहीं थी उसमें, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, हम नहीं थे उसमें। बहरहाल अगर कुछ रीजनल पार्टीज की ये मांग है कि राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग हमें समय तो दे, इस मुद्दे पर चर्चा तो करे। चुनाव आयोग किसके दबाव में है, हम ये जानना चाहते हैं। हर चीज में हर चीज में हल्की राजनीति कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। बोलने से पहले सोच लेते। भूपेश काका के बारे में बात कर रहे हैं, एक रमन काका भी थे। रमन काका के कार्यकाल में क्या हुआ था, पूरी कांग्रेस का नेतृत्व नक्सलियों के हाथ शहीद हो गया, बर्बाद हो गए हम लोग। वो नहीं बोल रहे। वो रमन काका आजकल शायद स्पीकर है ना। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ अगर किसी ने सफल अभियान चलाया है तो कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने चलाया, हमारे यहाँ की कांग्रेस की राज्य सरकार ने चलाया। हमारे आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नहीं बना था, राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, सफाया कर दिया। हमारा जो रिकॉर्ड है नक्सलियों से निपटने का, उसका ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनको बोलिए सोच के बोलें। अपने बड़े भाई की तरह वो बिना सोचे बोलने लग गए, इनको भी बीमारी हो गई। पैसा ही नहीं है, क्या करें, सब तो वो ले गए इलेक्टोरल बॉन्ड में। और तो और कोविड बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ ले लिया। इसीलिए मुंह नहीं खुलता मोदी जी का, उस कंपनी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे हो गए, कोविड की वो कंपनी ने लंदन में जाके बोल दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। नौजवान हमारे कई साथी मरे हैं। मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा, 52 करोड़ चंदा ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो पोल खुल गई। और जब वैक्सीन लगवा रहे थे सब हम लोग, तो सर्टिफिकेट पे एक चेहरा किसका देखा था आपने?
हंसता हुआ नूरानी चेहरा किसका था? नरेंद्र मोदी की फोटो थी ना सर्टिफिकेट। फोटो अपनी छपवानी है सर्टिफिकेट पे, पैसा लेना है उस कंपनी से, लेकिन उस कंपनी से सवाल पूछने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं है। ऐसा इन लोगों ने पैसा कमाया है इन कंपनियों से। आप हमसे पूछते हो कि साहब हम तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं, फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। जैसे आजादी के आंदोलन में बिरला जी ने महात्मा जी को और कांग्रेस पार्टी को बाद में फंड्स देने शुरू किए थे। शुरू में तो हम ऐसे ही चलते थे, फकीर की तरह आंदोलन करते थे और सफल हो जाते थे। तो कांग्रेस को जब आप एकदम मजबूर कर दोगे ना, तो कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी। अब आप देखिएगा इस चुनाव। एक तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा गलत है, लेकिन आप तो पूछ सकते हो, आपको तो हक है पूछना। भाजपा पूछ रही है, इस पे मुझे बड़ी हंसी आई। 16 लाख करोड़ प्रधानमंत्री के दोस्तों के कैसे माफ हो गए? वो पैसा कहां से आया? वो अगर माफ नहीं करते ना, तो हमें ये न्याय पत्र में बोलना ही नहीं पड़ता कि हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे। वो पैसा यहीं आ जाता। 16 लाख करोड़ अरबपति दोस्तों के माफ हो गए, तब नहीं पूछा गया साहब ये पैसा कहां से आया? कांग्रेस पार्टी ने 10 साल यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी। जीडीपी भी ऊंचाई पर था, किसानों के ऋण भी माफ हुए, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम भी आई, सब कुछ हुआ ना। कोई घाटा तो नहीं हुआ सर देश को, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। अब जिनकी सरकार है जो जाने वाली है, वो अनर्थशास्त्री है। तो अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री में जो फर्क है ना, वो दिख जाएगा। अब आप लोग चाय पीजिए, भोजन भोजन करा। हमारी कोलीग है, हमारी बहुत काबिल कोलीग हैं, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में, तो वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम लोग विवाद को निपटा लेंगे। जांच भी हो रही है, किसने क्या गलत बोला है, तो उस पर भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, तो मैंने जवाब दे दिया कि हमारी काबिल कोलीग है। अगर उनके मन को किसी ने दुखाया है, तो हम उसकी जांच करें। धन्यवाद।